नमस्कार। वर्चुअल क्लासेस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को देखते हुए हमें हर्ष की अनुभूति हो रही है और वर्चुअल क्लासेस का उद्देश्य हमारा यही है कि गुणवत्तापरक शिक्षा आप तक पहुंचे और हमारे यहाँ से जो व्याख्यान प्रसारित किए जा रहे हैं उसका आप पूरा लाभ लें। चूंकि अब परीक्षा का समय नजदीक आने लगा है तो हम चाहेंगे कि इन वर्चुअल क्लासेस का जितना गंभीरता से विद्यार्थी लाभ लेंगे वो उन्हीं के लिए बहुत बेहतर होगा और आने वाली परीक्षाओं में उन्हें जरूर काम आएगा। तो इन शुभकामनाओं के साथ हम आपसे एक निवेदन ये करना चाहते हैं कि अपरिहार्य कारणों से आज समाज शास्त्र का जो लेक्चर होना था उसे हम निरस्त कर रहे हैं। वर्षा मिलिंद सागुरकर मैडम हमारे बीच आने वाली थी लेकिन किसी कारणवश वे उपस्थित नहीं हो पा रही हैं। अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा हमारे साथ हैं जिन्होंने अभी पीजी की क्लासेस भी ली और उन्होंने आईएमएफ पढ़ाया और साथ ही अब जो वो लेक्चर शुरू कर रहे हैं वो हैं ये हम मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन के संबंध में आपसे बातचीत करेंगे और निश्चित रूप से ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो कि अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है और खासतौर से कुछ ऐसे कंटेंट वो जरूर आपको बताएंगे जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। और इस परीक्षा के माध्यम से जो जिज्ञासाएं कई बार हमारे मन में पनपती हैं तो इस लेक्चर के जरिए आप डॉक्टर राजीव वर्मा जी से उनका भी समाधान कर सकते हैं। तो प्रश्न आप नोट करते जाइए, अपनी कॉपी किताबें खोल कर रखिए क्योंकि अंत में क्या होता है कि बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में होते हैं लेकिन वो निकल जाते हैं। तो शुरू से यदि आप प्रश्न नोट करते जाएंगे तो उनका लाभ आपको मिलेगा आखिर में जब वर्मा सर आपसे कहेंगे कि आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि आज समाजशास्त्र का जो हमारा व्याख्यान था वो निरस्त हो रहा है और अर्थशास्त्र के प्रोफेसर डॉक्टर राजीव वर्मा जी हैं। मुद्रा का अवमूल्यन एवं अधिमूल्यन तथा उनका विदेशी व्यापार, आयात निर्यात पर प्रभाव, ये विषय है आज का। तो वर्मा जी आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है वर्चुअल क्लासेस में। हम चाहेंगे कि आप अपने लेक्चर का आरंभ करें और हमारे विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान करें। ठीक है सर। सभी विद्यार्थी आ गए हैं कक्षाओं में, बैठ जाइएगा आप लोग। ठीक है। और देखिए यह स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में इकाई, अंतिम इकाई है 5वीं, उसमें यह पाठ्यक्रम के अंतर्गत है मुद्रा का अवमूल्यन, अधिमूल्यन और उनका विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार मतलब आयात और निर्यात पर क्या फर्क पड़ता है। यह एक ऐसा विषय है जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक पर चर्चा की थी पीजी के विद्यार्थियों से, लेकिन मैं समझता हूं कि हमारा जो ये विद्यार्थी, स्नातक कक्षाओं के जो विद्यार्थी हैं, वह अर्थशास्त्र को इस दृष्टिकोण से अध्ययन करें कि वह इनको कठिन न लगे। हमारा विद्यार्थी यह सोचता है कि अर्थशास्त्र थोड़ा कठिन है, जबकि मैं अर्थशास्त्र का विद्यार्थी हूं, विगत 30-32 वर्षों से इससे सुपरिचित हूं, पढ़ता रहा, पढ़ाता रहा हूं, समझता रहा, समझाता रहा हूं और वही समझ में आपसे साझा करता हूं कि आप सबसे पहले अपने ज़हन से ये बात मिटा दीजिए कि अर्थशास्त्र कठिन है, क्योंकि अर्थशास्त्र ही एक ऐसा विज्ञान है जो विज्ञान है लेकिन कला संकाय में आता है, लेकिन विज्ञान भी है। क्योंकि जब हम अर्थशास्त्र आता तो कला संकाय में है, अब आप कहोगे विज्ञान क्यों है। मैं चर्चा आपसे इसलिए कर रहा हूं ताकि आप सभी लोग सुव्यवस्थित हो जाएं और बहुत ध्यानपूर्वक मेरी बात सुनें। विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान क्यों है, मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि अगर आप इस तथ्य को समझ लेंगे तो आप अर्थशास्त्र को, मैं समझता हूं, बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। देखिए, हम विज्ञान कहते हैं ज्ञान के क्रमबद्ध अध्ययन को। ज्ञान का जो क्रमबद्ध अध्ययन होता है वही विज्ञान है। हम घर में, क्लास में एक बटन ऑन करते हैं, पंखा चल जाता है। एक बटन ऑन करते हैं,
लाइट जल जाती है, एक बटन ऑफ करते हैं पंखा चला जाता है, रिमोट का एक बटन दबाते हैं चैनल चेंज हो जाता है। ये विज्ञान है, ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन। 20-30 मीटर की दूरी से एक बटन दबाते हैं, गाड़ी के फाटक ऑन हो जाते हैं, खुल जाते हैं, बंद हो जाते हैं, क्रमबद्ध अध्ययन है। लेकिन अगर एक तार में तार जो टूट जाए या कोई भी अवरोध आ जाए तो कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, लाइट चली जाती है। इतने बड़े घर में एक तार अलग दूसरे तार से अलग हो जाता है तो लाइट नहीं जा सकती, क्योंकि क्रमबद्धता खत्म हो गई। अर्थशास्त्र भी ज्ञान का क्रमबद्ध अध्ययन है। मैं आपसे इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हमारे विद्यार्थी को अर्थशास्त्र कठिन लगता है। आप देखिए, उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व, कितनी क्रमबद्धता है इसमें। उपभोग होगा अर्थात हमें किसी चीज की आवश्यकता है। उपभोग माने खाना ही नहीं होता है, कपड़े का भी उपभोग होता है, गाड़ी का भी उपभोग होता है, पेन का भी उपभोग होता है, कक्षा का भी उपभोग होता है, पढ़ाई का भी उपभोग होता है। अगर हमें उपभोग करना है तो उत्पादन करना पड़ेगा, उत्पादन होगा तो विनिमय होगा, विनिमय होगा तो वितरण होगा, वितरण में होगा तो राजस्व मिलेगा, राजस्व मिलेगा तो आय होगी, आय होगी तो व्यय होगा या बचत होगी, व्यय होगा तो उपभोग बढ़ेगा, बचत होगी तो पूंजी निर्माण बढ़ेगा। इन दोनों ही स्थितियों में अर्थव्यवस्था संचालित होती है। तो यह क्रमबद्धता है। मेरे अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों, यह बात कह के मैं आज का जो मुख्य विषय हमारा है वह है मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन तथा उसका विदेशी व्यापार पर प्रभाव। देखिए, मैं कक्षा में हमेशा एक बात कहता हूं कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके शीर्षक में उसका उत्तर अंतर्निहित होता है। आप लोग बैठ जाइएगा। ये कौन सा क्लास कॉलेज है? इधर वाला? हाँ, बैठ जाओ भाई। बड़वानी बैठ जाओ क्लास में। हाँ, सुनिएगा, पेन निकाल लो, कॉपी पेन। देखिए, अन्य लोग, अन्य जगह के विद्यार्थी कितने सुव्यवस्थित बैठे हैं, अनुशासित बैठे हैं। आप लोग भी बैठ जाइएगा। बात ध्यान से सुनिएगा। परीक्षाएं 16 मार्च से संभवतः शुरू हो जाएंगी, है ना? तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। ये परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हो जाएगा आपका। चलिए, मैंने आपसे कहा कि अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसके प्रश्न में उसका उत्तर अंतर्निहित होता है। मैं अभी पीजी में पढ़ा रहा था। अगर हिंदी में एक कविता आती है, कूलन में, केलन में, कुंजन में, कछारण में बसंत दिगंत है, तो कूलन में, केलन में, कछारण में, इन सब के आपको अर्थ ढूंढना पड़ेंगे। अर्थशास्त्र में इतना ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, मैंने आपको शीर्षक दिया मुद्रा का अवमूल्यन। आपसे पूछा जाए एक प्रश्न कि मुद्रा का अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, मैंने आपसे शुरू में कहा, ध्यान से सुनो भाई बड़वानी, ध्यान से सुनिएगा। मैंने प्रारंभ में कहा कि अगर ये प्रश्न आता है, जो आजकल छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कि मुद्रा के अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, आप मेरी बात ध्यान सुनेंगे, कभी भूलेंगे नहीं। मुद्रा का अवमूल्यन बहुत छोटी बात है। मैंने आपसे कहा ना कि प्रश्न में ही उसका उत्तर अंतर्निहित है। अब आप इसको अगर रटोगे कि मुद्रा अवमूल्यन क्या है, तो आप समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप प्रश्न पढ़ो ध्यान से। जैसे में प्रश्न आता है, मुद्रा का अवमूल्यन से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले जाइएगा मुद्रा किसे कहते हैं, सोचो। मुद्रा माने पैसा, पैसा, रुपया, मनी, मुद्रा का अर्थ हो गया। अब अवमूल्यन, अवमूल्यन माने क्या होता है?
इसका भी हिंदी शब्दार्थ ढूंढ लो आप। अवमूल्यन माने मुद्रा का अब बना है अवनति से, गिरावट से। उसका मतलब है, अवमूल्यन का मतलब है गिरावट। तो मुद्रा का अवमूल्यन यानी मुद्रा के मूल्य में गिरावट कर देना ही मुद्रा अवमूल्यन कहलाता है। मुद्रा अधिमूल्यन, मुद्रा के मूल्य में बढ़ोतरी होना अधिमूल्यन कहलाता है। प्रश्न में ही उसका उत्तर अंतर्निहित है। अब समस्या ये उत्पन्न होती है कि आप लोग देखिए, अर्थशास्त्र में या तो बेहतर अंग्रेजी हो या अच्छी हिंदी हो, दोनों ही स्थितियों में अर्थशास्त्र आपको बहुत सरल लगेगा। अब हम मूल प्रश्न पे आते हैं, मुद्रा का अवमूल्यन। इसके पहले हमको सबसे पहले जाना पड़ेगा कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है। मुद्रा है क्या? भाई, जब स्वर्णमान चला करता था, मुद्रा स्वर्णमान या रजत मान में या द्विधातु मान पर थी, तो अंकित मूल्य और बाजार मूल्य दोनों बराबर होते थे। आज कागज के नोट चलना बंद हो जाएं तो आप किलो के भाव बेचोगे तो 10 लाख रुपया के रुपया नोट भी अगर चलना बंद हो गए तो किलो के भाव से भी 10 रुपये या 15 रुपये बिकेंगे पूरे, क्योंकि उनमें अंकित मूल्य और धात्विक मूल्य दोनों में अंतर है। सिर्फ मुद्रा का मूल्य होता है उसकी क्रय शक्ति, खरीदने की पावर। मुद्रा का मूल्य का आशय है क्रय शक्ति, खरीदने की पावर। किस मुद्रा में कितनी क्रय शक्ति है, उसके आधार पर मुद्रा का मूल्य जो है उसकी गणना, उसका आकलन, उसका अनुमान लगाया जाता है और उस आधार पर ही उसका लेन देन जो है होता है। अब प्रश्न ये होता है कि मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन की आवश्यकता क्यों होती है। इसके पहले आप ये समझ लीजिए कि मुद्रा का अधिमूल्यन और अवमूल्यन, इसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति में किया जाता है। जब दुनिया के दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं, देखिए आप फिर शब्दों पे जाना, दुनिया के दो देशों के बीच चलित दो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं, अब फिर आप याद करोगे, लिख लो उसमें, अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं। अपरिवर्तनीय माने जिनमें परिवर्तन ना हो सके, पत्र माने कागज, मुद्राएं माने पैसा। हमारे यहाँ कागज का नोट चलता है, नेपाल में भी कागज का नोट चलता है। नेपाल में मैं अभी गया था तो भारत का पैसा रुपया जो है 8 रुपये, अगर हम उसको 1 रुपया देंगे तो वो हमको 1 रुपये 8 पैसे या 10 पैसे का सामग्री देंगे नेपाली मुद्रा में। डॉलर में जब हम 60 रुपया देंगे तो हमको $1 प्राप्त होगा। ये अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा है। अब देखिए, दुनिया के दो देशों के बीच, अब फिर से मैं थोड़ा सा इतिहास की तरफ जाऊंगा कि पहले देशों में, दुनिया के देशों में स्वर्ण मुद्राएं चला करती थी। अभी आप कई टीवी सीरियल देखते होंगे, अशोका ये वो, इतनी मुद्राएं दे दी, थैली में मुद्राएं दे दी, पैसा दे दिया, सोना चांदी दे दिया। अब कागज चल रहा है, आजकल तो और पेपरलेस काम चल रहा है, ठीक है ना। तो अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राएं, इनके बीच जब व्यापार होता है तो इनकी क्रय शक्ति, जैसे कि आपने पढ़ा होगा, कैसे निश्चित होती है। देखिए, व्यापार दो प्रकार का होता है। एक व्यापार होता है हमारे और आपके बीच, एक व्यापार होता है हमारे और आपके बीच, यानी भारत का भारत में व्यापार, कश्मीर से कन्याकुमारी से कच्छ से सौराष्ट्र तक, कहीं पर भी पूरे भारत में जो व्यापार होता है
उस देश में भारतीय रुपया की क्रय शक्ति बराबर है। उस जो भी देश के अंतर्गत भारत की परिसीमाओं के अंतर्गत जो भी व्यापार होगा, लेन देन होगा, क्रय विक्रय होगा, इसको हम बोलते हैं आंतरिक व्यापार। लेकिन जब वह व्यापार हमारे और उनके बीच होता है, ये प्रश्न आता है, ओहलन का सवाल है, ये नोट कर लेना। आंतरिक व्यापार हमारे और आपके बीच होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हमारे और उनके बीच होता है। उनके माने जो दूर दराज हैं, जो दूसरे देश में हैं। अगर वह व्यापार होता है तो उन व्यापार की जो ताकत है वो दोनों देशों की मुद्राओं की क्रय शक्ति के आधार पर विनिमय दर यानी एक्सचेंज रेट का निर्धारण होता है। अब प्रश्न आता है कि यह तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मुद्रा का अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्या होता है। अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार आपने देखा होगा, अभी 31 मार्च है आज, कई ऐसी दुकानें होंगी जहां होलसेल का माल सस्ते में बिकेगा आज, क्योंकि जो पुराना स्टॉक होगा उसको निकाला जाएगा, या वित्तीय प्रबंधन करने के लिए लोग बाग जो है नए, जैसे कि दिवाली के बाद वही खाते सुदृढ़ करते हैं। इसी तरह से आपने एक शब्द सुना होगा जो जनरल रूप से हमारे बच्चे उससे परिचित रहते हैं, वो होता है सेल। कई छोटे बड़े कई शहरों में मैंने देखा है सेल लगती है दुकानों की, उसमें वो विज्ञापन भी देते हैं कि 500 रुपए की टी शर्ट 250 रुपए में घटते दामों पर। पहले फिल्में चला करती घटी दरों पर दिवाली के आसपास, पहले अब बंद हो गई, अब तो चलती नहीं है, पहले चला करती थी। वही फिल्म जो है दो साल बाद घटी दरों पर चला करती थी। यह है मुद्रा का अवमूल्यन। जो सेल है वो है मुद्रा का अवमूल्यन। लेकिन मुद्रा का अवमूल्यन यहां सही शब्द नहीं होगा, क्योंकि ये हमारे देश की बात है। लेकिन जब हम दुनिया के देशों से व्यापार करते हैं तो हमें अवमूल्यन और अधिमूल्यन क्यों करना पड़ता है, इसके पहले आप एक बात अपने जेहन में बिठा लीजिए अच्छी तरह से कि मुद्रा के मूल्य में अधिमूल्यन और अवमूल्यन करना अर्थात मुद्रा की अंतर्गत निहित क्रय शक्ति, खरीदने की पावर को कम या अधिक करना होता है। यह बात आप अपने जेहन में बिठा लीजिएगा। छोटे से उदाहरण से समझिए, जैसे सेल में कम कीमत पर ज्यादा वस्तुएं बेची जाती हैं, इसी तरह से मुद्रा का अधिमूल्यन और अवमूल्यन इन्हीं उद्देश्यों को लेकर होता है। अब वो उद्देश्य कौन कौन से हैं, अवमूल्यन से क्या आशय होता है, इसको अब मैं अर्थशास्त्र की परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा। पहले आप अपने जेहन में, अपने दिलो दिमाग में एक बात को मैं हमेशा कहता हूं, थोड़ा लिखते भी जाओ कि मुद्रा का मतलब है पैसा, अवमूल्यन, मुद्रा का मूल्य का मतलब है क्रय शक्ति, अवमूल्यन का मतलब है गिरावट, अधिमूल्यन का मतलब है वृद्धि। 4 चीजें बस। नंबर 1 मुद्रा माने पैसा, नंबर 2 मूल्य माने मुद्रा में निहित क्रय शक्ति, खरीदने की ताकत, अवमूल्यन ताकत को कम करना, अधिमूल्यन ताकत में वृद्धि करना। यह आपको बिल्कुल सरल सुस्पष्ट हिंदी में मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया। 4 चीजें आप लिख लीजिए। मुद्रा का मतलब पैसा, रुपया, धन, दौलत, सब। मूल्य का मतलब मूल्य बराबर क्रय शक्ति, क्योंकि मुद्रा कुछ नहीं है अगर क्रय शक्ति नहीं है उसमें, खरीदने की ताकत। आज 1 रुपये चवन्नी चल नहीं रही है, क्या चवन्नी चला नहीं करती थी? 1 अन्नी 2 अन्नी 8 अन्नी सब चला करती थी, क्योंकि क्रय शक्ति खत्म हो गई, मुद्रा धीरे धीरे चलन से बाहर हो गई। मुद्रा का मूल्य का मतलब है उसमें निहित क्रय शक्ति। अवमूल्यन का मतलब है कमी करना, मूल्य में कमी करना। अधिमूल्यन का मतलब है मूल्य में वृद्धि करना। अब आइए आप इसके आर्थिक पारिभाषिक रूप से अवमूल्यन को मैं समझाने का प्रयास आपको पुनः करता हूं। इसमें आप देखिए, अभी हमारे सर ने, कोऑर्डिनेटर सर ने बताया था कि मैं आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से भी चर्चा करूं,
आप आजकल बहुत ज्यादा किताबों से पढ़ने की प्रवृत्ति हमसे दूर होती जा रही है। हम सतही पढ़ते हैं, छोटे छोटे। अगर आप पुस्तक से पढ़ोगे या नोट करते रहोगे तो आप कई चीजों से अच्छी तरह से परिचित रहोगे। जैसे अब परिभाषाओं की बात है, आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में, आप परिभाषाएं संबंधित अर्थशास्त्री के नाम के साथ अवश्य दीजिएगा। भाषा में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए उसकी चिंता मत कीजिएगा, सिर्फ मूल भाव और अर्थशास्त्री का नाम आप जरूर लिखिएगा। इन्वर्टेड कोमा में परिभाषा को थोड़े मोटे अक्षरों में लिखिएगा। जब परीक्षक कॉपी देखता है तो वो देखता है कि आपने ये नहीं कि कहानी जैसे शुरू कर दी, क्या मूल्यन ये और वो, सीधा आप परिभाषा पे आइए। उसको अर्थशास्त्री का नाम मोटे अक्षरों में, बड़े बड़े अक्षरों में लिखिएगा। इसके बाद इन्वर्टेड कोमा में उसकी परिभाषा को लिखिएगा। थोड़ा सा 1-2 लाइन का स्पेस रखिएगा ताकि परीक्षक समझ सके कि आपने उत्तर जो है बहुत सोच समझ के दिया है। अवमूल्यन का सीधा मतलब देखिए, मैंने आपको बताया था, अवमूल्यन से आशय देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं में मूल्य कम कर देने से होता है। सीधी सी बात है, अगर देश के अंदर हमारे यहाँ वही वस्तुएं सेल के अंतर्गत कम मूल्य पे बिकती हैं तो उसको हम सेल कहते हैं। यही स्थिति दुनिया के, जब हम विदेशी व्यापार करते हैं, दुनिया के देशों से हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब व्यापार होता है तो उसमें अवमूल्यन का अर्थ होता है देश की मुद्रा, माने भारत में अगर हम अधिमूल्यन और अवमूल्यन की बात करते हैं तो देश की मुद्रा का विदेशी मुद्राओं से मूल्य कम कर देने से होता है। आज हमारे देश में अगर $1 बराबर 60 रुपया है और अगर हम स्वयं अपने देश के रुपये को $1 बराबर 65 रुपये कर देते हैं, यह हमारी मुद्रा का अवमूल्यन कहा जाएगा। इसकी परिभाषा, पहली परिभाषा पॉल एंजल के अनुसार मुद्राओं की अधिकृत समताओं में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। आप इसमें अब समताओं जिसकी समझ में नहीं आए, क्षमताओं कर लीजिएगा, कोई प्रश्न हल नहीं है। क्षमताओं समझ में नहीं आए, ताकत कर लीजिएगा, लेकिन भाव को समझने की कोशिश करो। भाव ये है, पॉल एंजल कहते हैं कि मुद्राओं की अधिकृत क्षमताओं में कमी करना अवमूल्यन कहलाता है। मान लीजिए $1 बराबर 60 रुपया भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर का निर्धारण हुआ, $1 बराबर 60 रुपया। यदि भारत सरकार $1 बराबर 62 रुपया कर देती है, समताओं में कमी कर देती है, जो समता दर निर्धारित हुई है, तो वह कहलाता है अवमूल्यन करना। जैसे देश में, हमारे ही देश में 500 रुपए की जीन्स जो है 250 रुपए में बिकती है सेल में, उसका मतलब है मूल्य में कमी कर देना, यह कहलाता अवमूल्यन। डॉक्टर गोंगली के अनुसार 2 परिभाषाएं आप जरूर याद रखिएगा। अवमूल्यन से आशय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी कर देना, सीधी सी बात है। हमारा जो बाह्य मूल्य है, बाह्य मूल्य माने हमने जो दुनिया के 2 देशों के बीच उनकी मुद्रा और अपनी मुद्रा के मध्य करार किया है क्रय शक्ति का, उसमें उसके अंतर्गत जब हम अपने देश की मुद्रा के मूल्य को कम कर देते हैं तो वह कहलाता है मुद्रा का अवमूल्यन। देखिए, इसी को थोड़ा सा ईबिट साहब ने, एक अर्थशास्त्री हैं ईबिट, उन्होंने थोड़ा सा इसको और विस्तार से किया, लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जब किन्हीं कारणों से दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में एक देश की मुद्रा की विनिमय दर घटाकर उसके विनिमय मूल्य को सस्ता कर दिया जाता है तो इस पूरी प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। इसको अगर आप ध्यान से मेरी 4 बातें सुनी होंगी तो इसको आप लिख सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये नहीं है अर्थशास्त्र में कि इसको आप अक्षरशः एक एक लाइन याद करो, आप इसके भाव को, भाषा को, संरचना को समझिएगा। सीधी सी बात है, जब किन्हीं कारणों से मान लीजिए कोई दूसरे देश की तुलना में, कोई भी देश अपने देश की मुद्रा की विनिमय दर को घटाकर
उसके विनिमय मूल्य को कम कर देता है, तो इस प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। हमारे विद्यार्थी ने अगर क्रय शक्ति समता सिद्धांत पढ़ा होगा तो वो जानता होगा कि देश की मुद्रा का मूल्य का अर्थ होता है उसकी क्रय शक्ति, और दुनिया के दो देशों के बीच जब विनिमय दर का निर्धारण होता है तो दोनों देशों के मध्य चलित मुद्रा की आंतरिक क्रय शक्ति के आधार पर विनिमय दर का निर्धारण किया जाता है। अर्थात एक देश में अगर अमेरिका में 100 वस्तुएं, मान लीजिए वस्तुएं जो वस्तुएं $1 में आती हैं, अगर वही वस्तुएं भारत में ₹60 में आती हैं, तो भारत की मुद्रा और अमेरिका की मुद्रा अर्थात रुपया और डॉलर के बीच में विनिमय दर 1:60 निर्धारित होगी। अगर इस विनिमय दर को घटाकर दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में घटाकर कोई देश, मान लीजिए भारत, उसको ₹62 कर देता है, तो इस प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं। जैसे कि घटी दरों पर वस्तुओं को देश में बेचा जाता है, इसी तरह से अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके जो मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है दूसरे देश की मुद्रा की तुलना में विनिमय दर को घटा दिया जाता है, उसको हम मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। सवाल ये उत्पन्न होता है कि इस मुद्रा के अवमूल्यन का उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य हो सकता है इसका। अब आप पुनः जाइए, पुनः देखिए, अपने आसपास देखिएगा, अपने आसपास देखिएगा। आपने बाजार पढ़ा होगा, बाजार पढ़ा है ना, बाजार है, एक होता है अल्पकालीन बाजार, दीर्घकालीन बाजार, अति अल्पकालीन बाजार, अति दीर्घकालीन बाजार, ये बाजार है। आप देखिएगा कि जो टमाटर सब्जी मार्केट में सुबह 11 बजे मान लीजिए ₹10 किलो बिक रहा है, हो सकता है वही टमाटर शाम को 6 बजे ₹8 किलो बिकने लगे। यह होता है कि सामग्री को किसी तरह से बेच देना, कि सुबह सर पे रख के लाए हैं और अब फिर सर पे रख के ले जाएंगे। यह जो स्थिति छोटी छोटी जगह पे होती है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में हम देखते हैं, यह भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह स्थिति निर्मित होती है। अवमूल्यन का उद्देश्य होता है प्रतिकूल भुगतान संतुलन में सुधार करना। जब कोई दुनिया के दो देशों के बीच जो व्यापार होता है उसमें प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो जाए, मतलब देनदारियां हैं मान लीजिए 10 लाख की और आमदनी हमारे पास है 7 लाख, ब्याज चुकाने में पैसा जा रहा है, मूल तो चुक नहीं रहा है, ब्याज ने कमर तोड़ दी है। तो जैसे हमारा किसान कई बार अपने कर्जों के चलते, अपनी आवश्यकताओं के चलते, परिवार में शादी विवाह के चलते अपने बड़ी मेहनत से उपजे हुए गेहूं को सस्ती दर पे बेच देता है, जबकि वो जानता है कि यही गेहूं जो है दिसंबर में और जनवरी में जब आवक कम हो जाएगी तो ज्यादा दरों पर बिकेगा, लेकिन वह अपने उधारियों को लेकर, अपनी आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति को लेकर वह बेचने को विवश हो जाता है। यह जो देशी स्थिति होती है ना, यही देश में होती है। जो हमारे आपके दरमियान जो इस तरह की चर्चा रोज प्रतिकूल भुगतान रहता है कि आमदनी क्या बोलते हैं, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, ऐसी यही स्थिति दुनिया के देशों के बीच होती है। जब प्रतिकूल भुगतान संतुलन हो जाता है, इसमें सुधार करने के लिए, जैसे एक व्यापारी अपनी देनदारियों की प्रतिपूर्ति के लिए कम रेट पर वस्तुएं बेचने लगता है, इसी तरह से एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन इसलिए कर देता है ताकि हमको हमारी वस्तुएं कम मूल्य पर लोग आकर्षित हों, वस्तुएं खरीदें और हमको पैसे की प्राप्ति हो, ताकि हम अपने प्रतिकूल भुगतान संतुलन को संतुलित कर सकें। एक तो ये उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य होता है अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति बनाए रखना। जो अन्य देश हैं उनसे व्यापारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी कभी कभी देशों को अपने स्तर पर
अपने स्तर पर मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है, जैसे हम लोग करते हैं, अब आप लोग करते हैं। हमारे यहाँ भी कई इस तरह की चीजें होती हैं कि हमको, जैसे कि मान लीजिए कई बार, मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ, कोई इससे आप भावार्थ समझने की कोशिश करना कि हमको कोई बड़े उद्देश्य की पूर्ति करना है, कहीं लोगों से व्यवहार भी रखना है। कई बार आपने देखा होगा लोग अपने मित्रों को संकट में पैसा उधार देने के लिए खुद उधार ले लेते हैं। यह संबंधों को यथास्थिति बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। इसको आप दूसरे अर्थ में देखिएगा, जैसे शादी विवाह में जो व्यवहार होता है घरों में, आपस में, परिवारों में, तो वह व्यवहार अगर हमको लौटाना है और हमारी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन हम उनसे व्यवहार खराब नहीं कर सकते जिन्होंने हमारे यहाँ व्यवहार किया है, उसके लिए भी हम अपने यहाँ उपलब्ध सामग्री को कभी कभी ना चाहते हुए भी सस्ते मूल्य पर बेच देते हैं ताकि रकम मिल जाए और आड़े वक्त पर हमारा जो व्यवहार है वो बना रहे। जो स्थिति हम करते हैं, समाज करता है, वही स्थिति दुनिया के देशों के बीच भी होती है, क्योंकि दुनिया का देश भी एक समाज है। अन्य देशों से व्यापारिक स्थिति को बनाए रखने के लिए भी अपने मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। राशि पातन पर रोक लगाना एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। राशि पातन का इसका आशय है कि दुनिया के कई देश क्या करते हैं, अपनी उत्पादन लागत को बढ़ाकर और अन्य देशों को बेचने की कोशिश करते हैं। उस स्थिति में और अधिक उत्पादन लागत को वो ना बढ़ा सके, इसलिए हम समय रहते हुए अगर हमें उस वस्तु की आवश्यकता है तो हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करके उस वस्तु को क्रय कर लेते हैं ताकि भविष्य में उसका मूल्य अधिक ना बढ़ सके। उद्योगों को संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा, भारत एक बहुत एक हस्त कौशल प्रधान देश है। यहाँ लघु एवं कुटीर उद्योगों की बहुत भरमार है। भारत में मैंने आपको कई बार क्लास में बताया कि ढाका की जो मलमल थी वो रिंग से निकल जाती थी। इसी तरह से कई ऐसे उद्योग हैं, लघु एवं कुटीर उद्योग, उनको संरक्षण देने के लिए, क्योंकि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका बाजार मूल्य अधिक है, विनिमय दर अधिक है और वह उद्योग से वह वस्तुएं बिक नहीं रही हैं और उन उद्योगों को हमारे देश में संरक्षण मिल सके, क्योंकि छोटे और लघु एवं कुटीर उद्योगों में व्यापक पैमाने पर रोजगार प्राप्त होता है। उस स्थिति में उन उद्योगों को संरक्षण मिल सके ताकि उन उद्योगों के संरक्षण मिलने से उन उद्योगों में संलग्न श्रमिकों को बेरोजगारी का सामना ना करना पड़े। इसके लिए आवश्यक है उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएं दुनिया में बिक सके। इस स्थिति में भी अवमूल्यन, मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया जाता है कि मान लीजिए खादी का 5 मीटर का कपड़ा जो है, मान लीजिए हम 500 रुपए में बेच रहे हैं तो उसको हमने 480 रुपये कर दिया ताकि मूल्य वस्तुएं बिकें। मुख्य बात है यहाँ वस्तुओं की विक्रय की। ठीक है, नेक्स्ट, क्रय शक्ति में समन्वय। कई बार ये होता है कि यदि हमने मुद्रा का मूल्य का अवमूल्यन इसलिए भी करना पड़ता है ताकि क्रय शक्ति में समन्वय बना रहे। कई मर्तबा ये होता है कि बढ़ी हुई कीमतों के आधार पर दुनिया के देश उन वस्तुओं को आयात करने की सहमति व्यक्त नहीं करते और इस स्थिति में आयात अधिक बढ़ता रहता है और निर्यात कम होता है। तो आयात निर्यात में समन्वय बना रहे, क्रय शक्ति में समन्वय बना रहे, इस उद्देश्य की प्रतिपूर्ति के लिए भी मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन किया जाता है। विदेशी ऋण की प्राप्ति महत्वपूर्ण है। विदेशी ऋण की प्राप्ति का आशय है यदि हम अपने मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन कर देते हैं तो जो हमने विदेशी ऋण हम लेंगे, अगर मान लीजिए आज हमारे पास जो हमने ऋण लिया है उस ऋण जिस दर पे लिया है उस दर में बढ़ोतरी कब होगी, जब हम अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देंगे। पहले ब्याज चुका रहे थे 500 रुपया, अब ब्याज देंगे 600 रुपया। क्यों दे रहे हैं? ताकि हमको और पैसा प्राप्त हो सके, विदेशी ऋण की प्राप्ति हो सके। इसलिए भी मुद्रा के मूल्य का अवमूल्यन किया जाता है। अब एक प्रश्न है,
ये तो सही चीजें होंगी कि मुद्रा का मूल्यन क्यों किया जाता है, क्रय शक्ति में कमी क्यों की जाती है, विनिमय दर में गिरावट क्यों की जाती है, यह तो उसके उद्देश्य हो गए। अब प्रश्न है कि अवमूल्यन सारी समस्याओं का हल नहीं है, उसकी भी कुछ सीमाएं हैं। जैसे आप अर्थशास्त्र को पढ़ते हैं ना कि जहां 6 अर्थशास्त्र एकत्रित होते हैं वहां 7 मतों का प्रतिपादन होता है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक रुका हुआ विज्ञान नहीं है, एक थमा हुआ शास्त्र नहीं है, यह एक जीवंत विज्ञान है जिसमें नित्य नवीन नूतन परिवर्तन सुनिश्चित हो रहे हैं। अभी हम और आप जहां बैठे हैं, अभी आप घर जाएंगे, टीवी ऑन करके देखिएगा, आज ही आयात और निर्यात नीति की घोषणा चल रही है ना, फ्लैश चल रहा है, उसमें लाइन आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज में आप देखिएगा। नित्य नवीन नूतन परिवर्तन यह अर्थशास्त्र की ही विशेषता है, इसमें होते हैं। इसलिए अवमूल्यन जब कुल उद्देश्यों की प्रतिपूर्ति तो करता ही है, लेकिन इसमें कुछ सीमाएं भी हैं। सीमा यह है कि विनियोग की स्वतंत्रता। ये ऐसा नहीं है कि हमने मुद्रा का अवमूल्यन कर दिया तो कोई भी देश कितना भी विनियोग करता रहे या किसी भी मुद्रा की किसी भी स्थिति में विनियोग करता रहे, क्योंकि हर चीज की अति खराब होती है। इसलिए विनियोग की स्वतंत्रता की भी शर्त जो है इसमें रख दी गई है, सीमा है इसकी। व्यापार करने वाले अन्य देशों से सहयोग, व्यापार करने वाले हमारे जो नियमित जिनसे हमारे देश का व्यापार चल रहा है उन देशों और अन्य देशों से भी सहयोग है। नियंत्रणों का अभाव, नियंत्रणों का अवमूल्यन की एक सीमा यह है कि जो कुछ देश ऐसे होते हैं कि जिन्होंने ये ठान लिया कि वस्तु आप भले ही सस्ती कर दो लेकिन हम यह वस्तु नहीं खरीद रहे हैं, इस तरह का उन पर खरीदने के लिए बाध्य करने का अभाव की भी इसकी सीमा है। लागत और कीमतों में अनुकूल परिवर्तन, अवमूल्यन की यह सीमा, इसमें इसको सीमा को परिमार्जित किया गया है कि लागत और कीमतों में अनुकूलतम परिवर्तन हो सके। इस तरह से हमने अभी आपसे अवमूल्यन की चर्चा की। अब मैं आपको मुद्रा का दूसरा जो स्वरूप है वो है अधिमूल्यन। देखिए, मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र में दोनों ही चीजें होती हैं, मुद्रा का अवमूल्यन और मुद्रा का अधिमूल्यन। एक प्रश्न यह है कि वस्तुओं की बिक्री के लिए जैसे सेल के द्वारा वस्तुओं की कीमतें कम करके माल का विक्रय की जाता है, इसी तरह से दुनिया के दो देशों के बीच व्यापार के लिए, व्यापार को युक्ति संगत बनाने के लिए, विनिमय नियंत्रण के लिए, भुगतान संतुलन के लिए, आयात निर्यात में समन्वय हो सके, इसके लिए मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है, अर्थात मुद्रा का मूल्य कम किया जाता है, अर्थात मुद्रा की क्रय शक्ति कम कर दी जाती है विदेशी मुद्राओं की तुलना में। अब इसका दूसरा स्वरूप है मुद्रा का अधिमूल्यन करना। मुद्रा का अधिमूल्यन से जैसे कि सीधा सीधा तात्पर्य है कि मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिकतम कर दिया जाता है। अब देखिए, परिभाषा आपने एक याद की है अवमूल्यन की। उस परिभाषा में जहां मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के मूल्य के मुकाबले अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देना, उस देश की मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है। इसी तरह से किसी देश के द्वारा अन्य देशों की मुद्राओं की तुलना में अपने देश की मुद्रा का मूल्य अधिकतम करना अधिमूल्यन कहलाता है। कम और ज्यादा दो ही चीजें हैं, कम करोगे तो अवमूल्यन हो जाएगा, अधिक हो जाएगा तो अधिमूल्यन हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, विदेशी व्यापार में दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, विदेशी विनिमय दरों में दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, आयात और निर्यात में दो ही स्थितियां उत्पन्न होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में दो ही स्थितियां निर्मित होती हैं, मुद्रा का मूल्य कम करना या मुद्रा का मूल्य अधिकतम करना।
फिर से सुन लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो देशों के बीच चलित अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के बीच होता है। अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं का जो विनिमय मूल्य है वह उन दोनों देशों में चलित अपरिवर्तनीय पत्र मुद्राओं के अंतर्गत निहित आंतरिक क्रय शक्ति के अनुपात के आधार पर निश्चित होता है। जो अनुपात निश्चित होता है उसको विनिमय दर कहते हैं। जो विनिमय दर होती है वह उन दोनों देशों में चलित मुद्राओं की क्षमताओं के, ताकत के, क्रय शक्ति के आधार पर होती है। यदि उस निर्धारित विनिमय दर को कोई देश अपनी मुद्रा की क्रय शक्ति कम कर देता है तो वह मुद्रा का अवमूल्यन कहलाता है, जिसको कि आपने अभी पढ़ा। और यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित विनिमय दर जिन मुद्राओं के बीच निर्धारित होती है उनमें से कोई देश अपनी मुद्रा के मूल्य को बढ़ा देता है, अधिकतम कर देता है, ज्यादा कर देता है, वृद्धि कर देता है, तो इसको हम बोलते हैं मुद्रा का अधिमूल्यन। अब इस अधिमूल्यन का कारण क्या है, क्यों होता है? पहला महत्वपूर्ण कारण है विदेशी ऋण भुगतान के लिए। यदि मुद्रा का बाह्य मूल्य अधिकतम इसलिए किया जाता है कई मर्तबा, अगर देश की माली हालत अच्छी है तो विदेशी ऋण के भुगतान के लिए भी मुद्रा का मूल्य जो है वो अधिकतम कर दिया जाता है, क्योंकि जो ऋण लिया है वो हमने निर्धारित विनिमय दर के आधार पर लिया है, लेकिन अगर हम चुका रहे हैं तो भाई हमारे देश की जो विनिमय, हमारे देश का जो मुद्रा का बाह्य मूल्य है वो अधिकतम है, अधिकतम हमने कर दिया है। और इस आधार पर विदेशी ऋण का भुगतान करने के लिए भी देशों के द्वारा इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। विदेशों से भारी मात्रा में क्रय करने के लिए मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए विदेशों से भारी मात्रा में वस्तुओं को क्रय करने के लिए भी मुद्रा का मूल्यांकन किया जाता है। और एक कारण इसका है मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भी, मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए भी अपना जो मुद्रा का अधिमूल्यन किया जाता है। अब जो मुद्रा प्रसार है यह थोड़ा सा देखो, इसको आप ध्यान से सुनेंगे तो अर्थव्यवस्था में दो ही परिवर्तन होते हैं, या तो मुद्रा प्रसार होगा या मुद्रा संकुचन होगा। मैंने आपको कभी किस क्लास में पढ़ाया होगा कि मुद्रा प्रसार हम किसे कहेंगे, कोई बताएगा? कोई भी विद्यार्थी मुद्रा प्रसार को बताएगा मेरे को? थोड़ा पूछो भाई, मुद्रा प्रसार। कोई विद्यार्थी मुद्रा प्रसार बताएगा? आपके कोर्स में है, क्राउथर की परिभाषा है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिमूल्यन और मुद्रा प्रसार। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि यदि मुद्रा प्रसार अन्यायपूर्ण है तो मुद्रा संकुचन अनुपयुक्त, इन दोनों में संभवतः मुद्रा संकुचन ही अधिक बुरा है। यह किसका कथन है? कोई बताएगा? पूछो भाई। 5 मिनट है? कोई भी विद्यार्थी मेरे प्रश्न का उत्तर दे। मुद्रा प्रसार से क्या समझते हो आप? सर, कोई आप क्वेश्चन कर रहे थे। मैं एनएमबी कॉलेज से ऋतु गोस्वामी बोल रही हूँ। कौन से कॉलेज? एनएमबी कॉलेज से ऋतु गोस्वामी। हाँ निधि, तो बताओ। आप कुछ क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो पूछिए प्लीज। तो मुद्रा प्रसार किसे कहेंगे हम? मुद्रा का प्रसार मतलब मुद्राएं क्या होती हैं? सिक्के से मुद्राएं बोल सकते हैं सर। सिक्के मतलब आप अच्छा क्वेश्चन कीजिए ना। ये क्या सर, आपने मुद्रा प्रसार का क्वेश्चन किया है? मुद्रा प्रसार किसे कहेंगे हम?
मुद्रा का प्रसार किसे कहेंगे? मुद्रा प्रसार पढ़ा नहीं है? नहीं पढ़ा है ना सर, अभी आपने बताया है मुद्रा का प्रसार हाँ, बता क्या अधिमूल्यन होता? के कारण विदेशी ऋण भुगतान के लिए, विदेशों अरे से भारी मात्रा में क्रय करने के लिए, अरे मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने के लिए। थैंक यू सर। मुद्रा प्रसार किसे कहेंगे? अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार क्या होता है, ये पूछ रहा हूं मैं। निधि गोस्वामी, होशंगाबाद। न बताया, होशंगाबाद है ना? निधि गोस्वामी, क्वेश्चन किया था आपने, मैंने आपसे। मुद्रा प्रसार, अर्थव्यवस्था में मुद्रा प्रसार किसे कहेंगे? हेलो 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 सर, हम नेपानगर कॉलेज से बोल रहे हैं। जी, नेपानगर। जी सर। हाँ बोले। सर आपने क्वेश्चन किया था मुद्रा प्रसार। जी तो सर मुद्रा वस्तु का जब मूल्य गिर जाता है हाँ, और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है तो मुद्रा प्रसार कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखो देखो देखो, तुम थोड़ा सा, मैं वही कहता हूँ ना, तुम सही बोल रहे हो लेकिन पूरा उल्टा बोल रहे हो। क्या बोल रहे हो? मुद्रा का मूल्य गिर जाता है, बढ़ जाता है। मूल्य गिर जाता है सर। वस्तु का मूल्य गिर जाएगा तो क्या होगा उससे? संकुचन हो जाएगा सर। नहीं नहीं, देखिए आप देखो, मैं वही कहता हूँ ना, अर्थशास्त्र। भैया क्या नाम है तुम्हारा? सर कन्हैया को। क्या नाम है? सर कन्हैया सर। कन्हैया जी, एक सुनो मेरी बात। बहुत अर्थशास्त्र में आप मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन, प्रसार माने फैलना, प्रसार माने बढ़ना, बढ़ना माने वृद्धि होना। मुद्रा प्रसार का मतलब है जब देश में की मुद्रा का प्रसार हो जाए, क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो जाए। जब क्रय शक्ति में बढ़ोतरी हो जाएगी, मुद्रा का प्रसार या फैलाव हो जाएगा, तो व्यक्ति जो है वस्तुओं की मांग ज्यादा करेगा। वस्तुओं की मांग ज्यादा करेगा तो वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाएंगे। मुद्रा प्रसार में वस्तुओं के मूल्य बढ़ते हैं, मुद्रा की कीमत घटती है। एक कप चाय में 1 चम्मच शक्कर डालते हैं तो सब पी लेंगे। अगर 1 कप चाय में 10 चम्मच शक्कर डालेंगे तो चाय का गुणवत्ता जो है वो प्रभावित होगी। मुद्रा प्रसार का मतलब है जब कोई चीज मुद्रा अधिक हो जाती है तो वस्तुओं की कीमतें बढ़ जाती है, मुद्रा का मूल्य गिर जाता है। और मुद्रा संकुचन में मुद्रा की पूर्ति कम हो जाती है, वस्तुओं के मूल्य कम हो जाते हैं और मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। हेलो हेलो हेलो, नसुल्लागंज। जी सर, गवर्नमेंट कॉलेज नसरुल्लागंज सर, ये बालिका बताना चाहती है। हाँ बताइए बताइए। नसुल्लागंज से कौन बोल रहे हैं? मालवी। सर वस्तुओं की कीमत निरंतर बढ़ती रहती है। जी हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वस्तु की कीमत बढ़ती रहती है। हाँ बिल्कुल सही है, मुद्रा प्रसार में ना। यस सर। और मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का मूल्य घटता रहता है। घटता रहता है। सीधी बात है, अति सर्वत्र वर्जते, प्रसार फैलना। कोई भी चीज अगर मान लीजिए अत्यधिक हो जाएगी तो उसका मूल्य जो है गिर जाएगा। ठीक है, कौन से? नसरुल्लागंज कॉलेज से? नसरुल्लागंज से? यस सर। अच्छा अच्छा, क्या नाम बताया? सर राजकुमारी मेहरा। राजकुमारी मेहरा, ठीक है ठीक है। और मालवी सर पढ़ा रहे हैं? यस सर। हाँ चलिए आगे सर। चलिए बहुत अच्छा, आपको नव संवत्सर की बहुत बहुत बधाइयां। नया वर्ष शुरू हो रहा है, परीक्षाएं 16 मार्च से संभवतः शुरू हो जाएंगी, है ना? हमारे कॉलेज के विद्यार्थी भी तुम्हारे यहाँ से परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हेलो। हाँ जी सर, छात्राएं चाह रही कि आपके सर अवमूल्यन और अधिमूल्यन एक बार आपके मुख से सुनना चाहती हैं सर। चलिए फिर बता देता हूं। देखिए मुद्रा जो, देखिए अवमूल्यन बना है जब दुनिया के देशों की मुद्राओं के बीच में जो विनिमय दर का निर्धारण हो गया, उस निर्धारित विनिमय दर से जब हम अपनी मुद्रा का मूल्य कम कर देते हैं
उसको मुद्रा का अवमूल्यन कहते हैं। और जब दुनिया के अन्य देशों के हेलो। हेलो। चलिए।